Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli एंड आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड तो देख ही सकते हैं. जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू पीपल दैट 11th-12th क्लास के बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं. तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है या आपको समझ नहीं आ रहा या आपको समझना है, आप फर्स्ट टाइम उसे रीड कर रहे हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देख सकते हैं. हमारे यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी है एंड वो एक्सपर्ट भी है अपने अपने फील्ड में. सो भरपूर फायदा उठाइए उस चीज का. एंड अब मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं. इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 9 दैट इज MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के NCERT सॉल्यूशंस देखने वाले हैं. मैंने एक पैटर्न बनाया है कि पहले वन शॉट वीडियोस आएंगे एंड देन उसके बाद NCERT सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे हर चैप्टर के. तो आप हर चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उसके NCERT सॉल्यूशंस भी पढ़ सकते हैं. और जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए पहले ही बता दूं कि हर एक टॉपिक ऑलरेडी इंडिविजुअली एज वेल एज कंबाइंड वीडियोज में हम अपलोड कर चुके हैं. तो वो भी है आपके पास. आप पहले वो पढ़िए, उसके बाद वन शॉट रिविजन देखिए और उसके बाद NCERT सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद जैसे जैसे हम जो करवाएंगे वो देखते रहिएगा. चलिए, अब इस पूरे चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि हर टाइप में अलग किस्म से हम आंसरिंग करते हैं. कैसे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम वन वर्ड, वन फ्रेज या वन लाइन लिखते हैं, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती. हाँ, कभी कभार क्या होता है CBSE थोड़ा वो हो जाता है और वो 2 नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे देता है, तो वहां पे आपको कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा. तो थोड़ा सा आपको ये जज करना है कि कितने मार्क्स का आ रहा है क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लेंथ डिसाइड करनी है आंसर की. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर बोलती हूँ आप लोगों को कि वन वर्ड, वन फ्रेज या वन लाइन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट. बट उससे ज्यादा का आ रहा है तो थोड़ा जजमेंट लगा लेना अपना और उसके अकॉर्डिंग कर देना. शुरुआत हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से करेंगे. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज द MSMED एक्ट वॉज पास्ड. आपको बताना है ये वाली एक्ट कौन से ईयर में पास हुई थी. अब बताओ, इसमें क्या आप कंटेंट लिखने बैठोगे क्या? पूरी रामकथा लिखोगे कि ये एक्ट किस चीज के बारे में ये है वो है? नहीं ना, डायरेक्टली उन्होंने पूछा ईयर बताओ तो ईयर बता के बात खत्म करो. कुछ बच्चे होते हैं इसमें भर भर के लिख देते हैं, बट व्हाट्स द सेंस? जब आपको मिलना ही 1 नंबर है पूरे क्वेश्चन का, तो क्यों आप फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? वैसे भी थ्योरी क्वेश्चंस में आपको पेपर में लिखने का टाइम कम मिलता है, आधे स्टूडेंट्स का तो वैसे ही छूट जाता है. सो बेटर है आप डायरेक्ट आंसर लिखिए. 2006 वाज द ईयर जिसमें ये एक्ट पास हुआ था. जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है वन वर्ड से, दे कैन राइट इट वाज इन 2006 दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज पास्ड. बस इतना मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डन हुआ. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. दे आर आस्किंग व्हाट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज. अब इस चैप्टर में हमने 3 तरह की एंटरप्राइजेस पढ़ी थी, राइट? यहां आपको माइक्रो एंटरप्राइज जो सबसे छोटे वाली होती है उसके बारे में बताना है कि वो कौन सी एंटरप्राइज होती है. देख रहे हैं आप, एक ही लाइन में उन्होंने आंसर दिया हुआ है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस आर वंस विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़. जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे की हो और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे का हो. ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उन्हें हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे. अब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था. आप देख रहे हैं यहाँ पे ना लाइन वाइज लिखा हुआ है, मतलब लाइन बना के लिखा हुआ है. आप अगर इसे ऐसे लिखते ना, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता. मतलब आप ऊपर लिखते कैपिटल 1 करोड़ से नीचे, टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे, और चाहे तो उसके बाद ये भी लिख देते, मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए, और ज्यादा अट्रैक्टिव आंसर बनता. क्यों? रीजन बीइंग, यहाँ पे अगर किसी को समझना है ना उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम देखेगा, बोलेगा कैपिटल 1 करोड़ से नीचे, टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे. अच्छा ठीक है, समझ आ गया, इस बच्चे को पता है माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है. तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाता है आपके आंसर को. हम सिर्फ आंसर्स में क्या लिखे वो नहीं सीख रहे, हम ये भी सीख रहे हैं कि हम अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए. देखिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, आपको अपने एग्जामिनर को तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा अपनी राइटिंग स्किल से, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. अदरवाइज देयर इज नो स्कोप एज सच, राइट? चलो,
नेक्स्ट है व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री। बताइए भैया कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। हमने चैप्टर के इनिशियल में ही पढ़ा था कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री, इन सब के बारे में। सो दे आर आस्किंग कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, प्लीज एक्सप्लेन। देख लीजिए पहले तो कुछ इस तरह से होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने ऐसी इंडस्ट्रीज देखी हैं कि नहीं देखी हैं। जनरली रूरल एरियाज में आपको ऐसी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, घर में ही छोटा मोटा काम शुरू कर लेते हैं ऐसे। तो they say a cottage industry is a small scale decentralized manufacturing enterprise that is frequently run from a house rather than a dedicated facility. The amount of capital necessary to start a cottage industry as well as the number of people employed characterize cottage industry. ये बोलते हैं कि भैया जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत छोटे स्केल पे काम करती हैं, जिनके लिए आपको अलग से फैक्ट्री भी नहीं सेट करनी पड़ती, घर में ही लोग बाग शुरू कर लेते हैं। लाइक आई टेल यू, आई बिलोंग टू अ विलेज। तो मैं वहाँ पे जब मतलब व्हेन आई यूज्ड टू सी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कई लोग ऐसे थे जो अपने घरों में ही ना एक फ्रेम आता था लकड़ी का, मतलब ऐसे चारपाई टाइप्स फ्रेम आता था लकड़ी का, और उस पर कील लगे रहते थे और उस पर धागा बांध के वो कुछ मैट्स वैट्स बनाते थे। दैट आई हैव सीन मेरी खुद की आंखों से, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। मेरी खुद की एक पड़ोसन थी, वो ऐसे काम करती थी, तो मैं जनरली उनके पास जाके बैठती थी। मुझे भी कभी कभी धागा यूं करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, बड़ा मजा आता था उस चीज को करने में। तो वो उस टाइम पे हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता है कि दैट वाज अ कॉटेज इंडस्ट्री जो घर से रन हो रही थी। स्मॉल स्केल पे काम हो रहा था, लेकिन काम क्या हो रहा था, बिजनेस वाला काम हो रहा था, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, कुछ प्रोडक्शन चल रहा था, एंड उसे प्रोड्यूस करके बेचा जाता था, एंड उससे पैसे आते थे जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए रॉ मटेरियल्स और प्रॉफिट मार्जिन निकाला जाता था। सो कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली स्मॉल स्केल पे होती है, घर से ही यूजुअली लोग स्टार्ट कर देते हैं। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल आपने इंक्लूड की है, इन सब चीजों पे, इन सब पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है कि नहीं है। कुछ इस तरह से ही देख लीजिए आप। ये विमेन ऑलमोस्ट घर वाली छोटी सी एक लोकेशन में शी इज वर्किंग विद सम थ्रेड्स, पता नहीं क्या बना रही हैं, ऐसा ही कुछ रहता है सिनेरियो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, बहुत। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मेंट बाय विलेज एंड खादी इंडस्ट्री। अच्छा वन मोर थिंग, देखिए 11th-12th में बिजनेस स्टडीज में आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, है ना। अब उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर सीन जो क्या करते हैं, कॉपी पेस्टिंग वाला काम करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल हवा में वो कर देते हैं। बट आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू टेक प्रोजेक्ट वर्क वेरी सीरियसली। उसमें आप चाहें तो विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब टॉपिक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जाके देख के आइए, यू विल हैव सम एक्सपोजर, यू विल सी समथिंग न्यू, और माइट भी हो सकता है कल आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कर, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को एज अ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहें। बहुत सारे पीपल आई हैव सीन आजकल ऐसा काम कर रहे हैं। लाइक मुझे लगता था पंच निडल का बिजनेस इज ना वेरी अनकॉमन, बस फॉरेनर्स करते हैं और इंडिया में उसका कोई स्कोप नहीं है। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं कभी अगर मौका मिला तो आई डू दिस बिजनेस। बट रिसेंटली जब से मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना इंस्टाग्राम पे देखा, मतलब इंटरेस्ट वाली लाइंस देखी, तो वो होता है ना कि वो आपको रीडायरेक्ट करके देते रहते हैं ऐसा स्टफ जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, जिसको आपने लाइक किया। तो आई गॉट टू नो इंडिया में भी पंच निडल वाला बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। सम आर मेकिंग हेयर बैंड्स आउट ऑफ इट, सम आर मेकिंग बैग्स, कपड़े, हैट्स पे डिजाइनिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हाथ से होती हैं, जो बहुत ही बेसिक नेचर का वो होते हैं, उनमें भी काफी स्कोप है बिजनेस का। अगर आप चाहें तो कुछ अट्रैक्टिव बनाइए उससे। वंस आई सॉ बीट्स होते हैं ना, ये जो औरतें सूट पे लगवाती हैं, राइट, वो बीट्स से बैग्स बन रहे थे और एक एक बैग की इतना बैग है, 9,000 10,000 कीमत है। सोचिए आप एक बार बैग बनवा रहे हैं और उसे बेच रहे हैं डबल ट्रिपल चौपल अमाउंट के प्रॉफिट मार्जिन कमाते हुए। कितना सही बिजनेस है। और पीपल विल बाय इट ऑल्सो बिकॉज वो इतना अट्रैक्टिव लगता है, वो इतने क्यूट लगते हैं। देखिएगा एक बार ऐसा कुछ। तो ये जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अगर आपको कभी मौका मिले, आपके आसपास कोई ऐसा गांव हो या फिर कोई ऐसी बस्ती वगैरह हो जहाँ ये सब चीजें चल रही है, जस्ट सी इट वंस विद योर ओन आइज एंड देन सी कि इसमें क्या फ्यूचर बिजनेस प्लान्स बन सकते हैं। ओके चलिए
थोड़ा भावुक हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स, बट ठीक है, इट वाज अ गुड थिंग ओनली। मैंने आपको बहुत सारे बिजनेसेस बताए हैं जो लिंक्ड हैं, जो कि आप भी प्लान कर सकते हैं। सो एक बार गौर जरूर कीजिएगा। सो विलेज इंडस्ट्री का ही बोलते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन रूरल एरियाज। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है विलेज इंडस्ट्री मतलब रूरल एरिया में ही होंगी, ठीक है। विद इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सटीक आंसर दिया हुआ है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, कई चीजों के ना ये जो अमाउंट्स होते हैं ना वो वैरी करते हैं। लाइक पिछली वाली एनसीईआरटी अगर आप खरीदते तो उसमें माइक्रो एंटरप्राइज का अलग अमाउंट था, स्मॉल एंटरप्राइज का अलग, मीडियम का अलग, लेकिन अब वाली लेटेस्ट वाली में जो अमाउंट है वो मैंने आपको अभी बताया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ा कुछ और अमाउंट हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आई और पेपर से पहले ही आपके वो अमाउंट्स चेंज हो गए। ऐसे मानिए आज आप जो अमाउंट्स पढ़ रहे हैं आपने अच्छे से याद कर लिए हैं, जनवरी में गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दी जिसमें उन्होंने अमाउंट्स को रिवाइज कर दिया, तो आपके पेपर तक न्यू अमाउंट्स आ जाएंगे कि माइक्रो एंटरप्राइज वो होता है जिसकी 5 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या ऐसा कुछ। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया कौन सा अमाउंट लिखें, हमने तो वो पढ़ा था, लेटेस्ट में ये चल रहा है, किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें। तो उस चीज से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है, वो ये होता है, क्या लिखा हुआ है ये कि अमाउंट और बाकी चीजें वेरी कर सकती है, अमाउंट और ये सारी चीजें डिपेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पे। तो इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा कि इतना अमाउंट होगा तभी वो विलेज इंडस्ट्री कहलाई जाएगी। उन्होंने लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट देख लीजिए और डिटर्मिन कर लीजिए कोई भी इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री है कि नहीं है। सो ये एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है जिसमें आप कुछ गलत नहीं लिखते हैं, बट आप जो आपको आता है बिल्कुल स्पेसिफिक जाके वो भी नहीं लिखते हैं ऑन अ सेफर साइड। तो ये सेफ आंसर राइटिंग होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं बोल रही हूं कि कभी आप किसी अमाउंट में श्योर नहीं है, कभी कोई चीज होती है ऐसी जिसमें यू आर नॉट श्योर कि हाँ इसी ईयर में हुआ था, इसी अमाउंट पे हुआ था, तो ऐसे सिनेरियो में यू कैन यूज डिप्लोमेटिक टर्म्स लाइक दिस कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। अगर फिट बैठता है तो वो कहलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाया जाएगा। समझे? चलो विलेज इंडस्ट्री का आज ये एग्जाम्पल देख लीजिए। ये गुजरात की साइड बहुत ज्यादा होता है ऐसा चीजें, यार्न मेकिंग एंड ऑल। फिर है खादी इंडस्ट्रीज। तो ये बोलते हैं खादी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच वीव हैंडलूम फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, यार्न एक्सेट्रा एंड वीव हैंडलूम्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एनी टू और ऑल ऑफ दीज यार्न्स। मतलब अलग अलग यार्न से जो चीज़ें बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, या फिर दो यार्न को मिला के उनसे जो मटेरियल बनता है वो खादी कहलाया जाता है। ये देख रहे हैं खादी इंडस्ट्री। खादी कपड़ा भी सुना होगा, पॉलिटिशियंस जनरली ज़्यादा पहनते हैं वो। Hence, Khadi and village industries are those that are based in rural industries and have a fixed capital instrument per artisans of less than 100,000 rupees. The government of India has the authority to vend the fixed capital investment anytime it sees fit. यहाँ पे अगेन उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि भैया हम आपको एक अमाउंट बता रहे हैं, एक फिगर बता रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे वो उसे ऑल्टर कर सकती है। तो ये एक अंदाजा होता है जो सामने वाले को दिया जाता है कि भैया देखो जो भी अमाउंट है ना वो फिक्स्ड नहीं है, जो भी ये फिगर है ना वो फिक्स्ड नहीं है, इट कैन वैरी। ठीक है। और एक और तरीका है सेफ साइड पे चलने का, वो क्या है? फॉर से हमारा ये वाला क्वेश्चन था, दिस वन, माइक्रो एंटरप्राइज। अब आपने बुक में ये पढ़ा था, बट आपको ये भी अंदाजा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दिया जिसमें अमाउंट चेंज कर दिया, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ये आंसर लिख के ब्रैकेट में लिख दो एज पर NCERT। तो अगर अमाउंट चेंज भी हुआ है ना, नई रेगुलेशन आई भी है ना, और एडिशन भी लिख दो, NCERT एडिशन 2018, 20 व्हाटएवर जो भी आपने रेफर किया हो, तो उससे क्या होगा, उनको ये समझ में आएगा कि भैया देखो इसके पास जो NCERT थी उसमें यही अमाउंट था, सो आई एम करेक्ट, मतलब ये करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। ये भी एक बचाव का तरीका होता है। और अगर मान लीजिए आप लेटेस्ट रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, आपको NCERT फिगर याद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय गवर्नमेंट। तो ये भी एक सेफ साइड हो जाएगा कि भैया नोटिफिकेशन को हमने फॉलो किया, NCERT बुक को फॉलो नहीं किया। तो आपने क्लैरिफाई कर दिया सामने वाले को कि आप किस बेसिस पे ये आंसर सोच रहे हैं। ओके ये चीजें ना माइट भी अभी आपको थोड़ी वियर्ड लगी कि क्या बता रही है मैम,
लेकिन ये चीज़ें आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। CS, CA, CMA कुछ भी करोगे वहाँ पे तो आए दिन लॉज आते हैं, आए दिन अमेंडमेंट्स आते हैं। कितनी अमेंडमेंट्स याद करोगे, कितनी चेंजेस याद करोगे, कितनी मॉडिफिकेशंस याद करोगे? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपने क्लासेस ली हैं, उसमें आपने कुछ और पढ़ा है, उसके बाद बजट आया, एकदम धमाका हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई, उसके बाद तुम्हारे पेपर है, आप क्या करो? अब तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं पुरानी। जैसे पहले बच्चे वैट और सर्विस टैक्स पढ़ते थे, फिर GST आ गया। अब GST आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि वैट के बारे में लिखे, सर्विस टैक्स के बारे में लिखे या GST के बारे में लिखे। वैसे तो यूजुअली वो गैप देते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं 6 महीने बाद जो पेपर होते हैं उस पर वो इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ नोटिफिकेशन उसी टाइम से एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वहाँ पे सेफ चलने के लिए ये तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर अभी से आदत डेवलप कर लोगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। आगे चल के तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ तक हमारे आ गए हैं 4 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5th क्वेश्चन। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको नाम याद दिलाऊं इस चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में वो बात करता है। उसके अलावा वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब वह बात करेगा तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि बताइए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं अबाउट द पीपल who are entrepreneurs or who can be entrepreneurs. Okay, sorry. चलिए, to operate a successful firm, every entrepreneur needs to have the following abilities. एक सक्सेसफुल फर्म चलाने के लिए entrepreneurs को कुछ क्वालिटीज आनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए। उनमें से एक है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर किसी को टाइम मैनेज ही नहीं करना आता है तो हाउ कम दैट पर्सन विल बी एबल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला वो है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या करना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, उसको ज़्यादा रश तो नहीं करना। विजुअलाइजिंग एम एंड सक्सेस। ऑब्वियसली बिना सपना देखे आप कोई भी सपना अचीव नहीं कर सकते, तो पहले आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको अचीव क्या करना है, उसके बाद ही आप सक्सेस गेन कर सकते हैं। प्रॉपर लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाओ, एंड एट द सेम टाइम लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है तुम माँ के पेट से सब कुछ सीख के आए हो, तुमने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में आने के बाद सीखी हैं। और क्यों सीखी है? क्योंकि टीचर बोलती थी, तुम सुनते रहते थे, मतलब तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स तुम्हारे पास थी। बट कई बार क्या होता है, स्कूल खत्म होता है, हमारी लिसनिंग स्किल्स भी खत्म हो जाती हैं, फिर हम किसी की सुनते नहीं, हम बोलने पे बिलीव करते हैं। और जो इंसान सिर्फ और सिर्फ बोलने पे बिलीव करता है, सुनता नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसने न्यू इन्फॉर्मेशन तो ली ही नहीं, वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन ही बगाड़ता रहा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको लिसनिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, आपको चुप रह के सामने वाले की बात सुननी भी आनी चाहिए। एंड देन है सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। जब हेल्प की आवश्यकता है तो डोंट बी इगोइस्टिक कि हाँ आई कैन मैनेज एवरीथिंग माई सेल्फ। नहीं, आप जहाँ हेल्प की आवश्यकता हो, जहाँ चीज़ें डेलीगेट करने की आवश्यकता हो, वहाँ पे वो सब चीज़ें भी करिए, ताकि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर सकें। एंड एट द सेम टाइम जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज़ को आप किसी ऐसे इंसान को हैंड ओवर कर रहे हो जो उसमें एक्सपर्ट है, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपके बिजनेस को ओवरऑल काफ़ी मदद मिलेगी। सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए, और यहाँ पे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा? यहाँ फ़र्क ये आएगा कि कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा आप, ठीक है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन इनका है व्हाट इज MSME। ओके, सो देखिए, इंडिया में एक एक्ट आया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 करके। ये एक्ट ने डिफाइन किया कि किस कंपनी को, किस एंटरप्राइज को हम माइक्रो बोल सकते हैं, किसको हम मीडियम बोल सकते हैं, किसको हम स्मॉल बोल सकते हैं। सो जो डिसाइडिंग फिगर्स थे वो सारे के सारे इस एक्ट में लिखे हुए हैं, जो कि फाइनल नहीं है। ऐसा नहीं है जो इस एक्ट में लिख दिया गया है वो वैसे ही रहेगा, उसको एट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इनिशियली जो फिगर्स मेंशन थी एक्ट में, उसको बहुत बार ऑल्टर किया गया। जो लेटेस्ट में चल रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है ये फिगर्स। ये बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज कहलाया जाएगा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी पे 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं किया जाएगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा। तो जो सबसे छोटे वाली इंडस्ट्री होगी वो इस तरह की होगी जिसमें प्लांट एंड मशीनरी पे 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ना फिगर्स चेंज होने का एक रीजन भी बता दूं ताकि थोड़ा आप लिंक करते हुए चले हर एक सब्जेक्ट को। देखिए,
एक जमाना था जब हमारी इकोनॉमी यहां पे थी, ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी बढ़ी, ठीक है, और बढ़ी, एंड एट द सेम टाइम एक जमाना था जब इन्फ्लेशन यहां था, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो पैसे की वैल्यू कम होती गई। अब पैसे की वैल्यू कम होगी, पहले 5 लाख में प्लांट एंड मशीनरी में बहुत कुछ आ जाता था, आज 5 लाख में एक टुकड़ा नहीं आता प्लांट एंड मशीनरी का। तो इसलिए फिगर्स को ऑल्टर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, ठीक है। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पहले बहुत कम फिगर का था, बट अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। ये कहते हैं छोटी से छोटी इंडस्ट्री में भी इतनी तो प्लांट एंड मशीनरी लगती ही है कि इतना खर्चा आ जाए। एंड टर्नओवर जिसका एक्सीड ना करे 5 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर मतलब ईयरली बेसिस पे जो वो चलता है, उनका पूरा सिस्टम साइकिल चलती है, वो 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड प्रॉफिट। स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो ये बोलते हैं 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इनका प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं होना चाहिए, एंड एक्सीड नहीं करना चाहिए टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा। ओके, मीडियम एंटरप्राइज की बात करो तो 50 करोड़ से ज्यादा इनका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज है जो मैं जब स्टूडेंट थी मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी, मैं ना कैपिटल या फिर ये दिस प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा और टर्नओवर में कंफ्यूज हो जाती थी, और कभी कभार मैं ये वाले फिगर्स इधर लिख देती थी, ये वाले फिगर्स इधर लिख देती थी। होता है बच्चों के साथ, आई वॉज नॉट दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, ठीक है, तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती थी। सो एक चीज़ मैंने हमेशा के लिए पढ़ी कि टर्नओवर में जो फिगर्स होती हैं वो हमेशा इन वाली फिगर्स से ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपको 2 फिगर्स में कंफ्यूजन हो रही है कि वो टर्नओवर की है या फिर इधर की है, प्लांट एंड मशीनरी वाली है, तो हमेशा याद रखना बड़ी वाली जो फिगर्स होंगी वो टर्नओवर की तरफ लिखी जाती हैं, छोटी वाली फिगर्स दूसरी साइड लिखी जाती हैं। दैट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर कि कौन से वाला पोर्शन कहाँ आएगा, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एमएसएमईज इन दिस, ये अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फिलहाल बस यही देख लीजिए। और इसी चीज को अल्फाबेटिकली यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज माइक्रो एंटरप्राइजेस आर वंस विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, 1 करोड़ और 5 करोड़। यहाँ पे 10 करोड़ 50 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़ एंड 250 करोड़, ठीक है। सो इससे ज़्यादा अगर बढ़ रही है, मतलब माइक्रो 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर बढ़ रहा है, मतलब वो माइक्रो में नहीं आएगा, फिर वो स्मॉल में फिट होगा। बट अगर वो 50 करोड़ से भी बढ़ रहा है तो वो वहाँ पे फिट नहीं होगा, वो मीडियम में फिट होगा। और अगर इससे भी बढ़ रहा है तो मतलब वो लार्ज स्केल वाली होगी, आउट ऑफ क्वेश्चन होगी, एमएसएमई में उसका कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनसे ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं होती, ऑब्वियसली होती है। ये हम छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, आप समझ पा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए छोटी इंडस्ट्री है, सबसे छोटी इंडस्ट्री है। तो कहाँ हमारा इन्फ्लेशन रेट और कहाँ हमारे रुपये की वैल्यू पहुंच गई है, समझ रहे हो, बस वही चीज है। तो एमएसएमई के बारे में हमने इनको अच्छे से बता दिया कि एमएसएमई क्या है। हाँ, पहले इनको ये लिखना चाहिए था कि एमएसएमई इज बेसिकली एंटरप्राइजेस का बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड योर टर्नओवर, और उसके बाद वो टेबल बना देते और उसके बाद ये लिख देते, बहुत बढ़िया आंसर होता। तो तुम अपना आंसर कैसे लिखोगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये जो नया नया ताजा ताजा वर्ड आया है एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है एग्जैक्टली, बताइए इसके बारे में। तो क्या है, मैं हमेशा बताती हूँ एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एक तो ध्यान देना, एंटरप्रेन्योरशिप पूछा हुआ है, मैं तुम्हें एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछ रही हूँ। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस करता है जिससे एक एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आती है। 3 वर्ड्स हुए यहाँ पे, एक हुआ एंटरप्रेन्योर जो कि एक इंसान होगा, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एक प्रोसेस होती है, एंड देन जो एंटरप्राइज होता है दैट इज एंड रिजल्ट। सो बेसिकली 3 वर्ड्स इंक्लूड होंगे यहाँ पे, एक इंसान जिसने एक प्रोसेस की जिसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि एक एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आ गई। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें एक इंसान एक यूनिक आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाता है, उसे क्रिएट करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, जिसके कारण एक एंटरप्राइज बन पाती है, क्रिएट हो पाती है।
सो यही सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये तीनों वर्ड्स को याद रखना है, तीनों वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे से दीज आर पीपल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सप्लॉइट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस टू अ मार्केट और बाय सिग्निफिकेंटली एनहेंसिंग एन एग्जिस्टिंग गुड सर्विस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, एक्चुअली इन्होंने थोड़ा गलत बोल दिया, दीज आर पर्सन्स, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वर्डिंग थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड एंटरप्राइज वो एग्जिस्टेंस में आने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एंड रिजल्ट होता है पूरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का। सो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हल्का फुल्का थोड़ा सा मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे इंसान होते हैं जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, पहले तो स्कैन करके देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे एक बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस बोलते हैं, और जो एंड रिजल्ट उससे निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। ठीक है, तो हमारा ये तरीका होगा लिखने का। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कनेक्टेड, डू यू अग्री, गिव 2 रीजंस। अच्छा, मैं इस पे प्रोसीड करने से पहले वापस एक बार आपको यहाँ पे ले चलती हूँ। आई फील लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ये एक्सप्लेनेशन कम है, और वैसे भी मैंने आपको बताया आपको 3 अलग अलग लोगों के बारे में पहले, 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में पहले एक्सप्लेन करना है। सो आप अपना आंसर ऐसे लिखिएगा कि आप पहले एंटरप्रेन्योर को डिस्कस कीजिएगा, फिर एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस कीजिएगा, फिर एंटरप्राइज को डिस्कस कीजिएगा, और फिर तीनों के रिलेशनशिप के बारे में बात कीजिएगा। ओके, तो ये आंसर तो वैसे भी शॉर्ट टर्म आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत कम कंटेंट दे रहा है, आपका आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, अपना आंसर इसी तरीके से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा MSME और एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, दे आर सेइंग। आप पता लगाइए वो कौन सा कनेक्शन है, क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अग्री करते हैं तो 2 रीजंस दीजिए। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे कि MSME और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कनेक्शन है। ये समझाने से पहले मैं आपको नॉर्मल वे में समझा देती हूँ कि MSME में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या जुड़ाव हो सकता है। देखिए, एक समय था हमारी कंट्री हर एक चीज बाहर से इंपोर्ट करती थी। एक समय था हमारी कंट्री ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करती थी, घटिया क्वालिटी की मिले, बेकार जो मर्जी मिले, हम बाहर से खरीद के लाते थे। अब इसमें क्या होता था, इसमें हमारे यहाँ के युवक अनएम्प्लॉयड रहते थे क्योंकि उनके पास काम नहीं होता था, क्योंकि सारा काम तो बाहर वाले लोग लेके बैठे हुए थे। हमारे यहाँ के बिजनेसमैन खाली बैठते थे क्योंकि उनसे कोई चीज़ परचेज नहीं करते थे लोग बाग, जो हल्का फुल्का बनाते थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स तो भैया खाली होते जा रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम हमारे यहाँ के युवकों को इंस्टेड ऑफ नौकरियां ढूंढने के खुद एंटरप्रेन्योर बनने की प्रेरणा दें, या खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्रेरणा दें। क्या बोलते हो? मैं तुम्हें बोलूं कि 12th हो गया, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब तुम नौकरियां मत ढूंढो, इंस्टेड खुद का बिजनेस शुरू करो। तो तुम्हारा एक ऑब्वियस आंसर क्या होगा इस चीज का? अगर मैं तुमसे ऐसी बात करती हूं तो सोच के देखो थोड़ा सा। मैं तुम्हें बोल रही हूं कि तुम्हारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तुम छोड़ो नौकरियां ढूंढना इधर उधर, तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कुछ इंसानों का होगा कि हाँ हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, चलो उनको साइड कर देते हैं। कुछ इंसानों का होगा कि मैम हम कर ले अपना बिजनेस, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे बिजनेस सेट करने के? हमारे बाप दादाओं ने तो पैसे उतने हमें दिए नहीं है कि हम बिजनेस सेट कर सके, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है बहुत सारे लोगों का ऐसा ओपिनियन हो, और ऐसा होता भी है। अगर आप नॉर्मल रियलिटी में कूद के देखो ना, हर एक इंसान चाहता है वो खुद का बॉस खुद ही बने। इट्स जस्ट कि उसके पास राइट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं होता, या फिर समटाइम्स वो क्वालिटीज नहीं होती जो बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है, जो बिजनेसमैन में रिक्वायर्ड होती है, तो वो चूज करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की टूवर्ड्स जाना है। लेकिन अगर पैसे की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉर्ट हो जाए देन
क्या तुम एक बार चांस लेना नहीं चाहोगे कि हाँ खुद का बॉस बन के देखते हैं कैसा फील होता है, अपने नॉर्मल टर्म्स पे काम करेंगे, जब मन होगा उठेंगे, जब मन होगा सोएंगे। अगर मैंने किसी दिन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू, मैं पूरा का पूरा ऑपरेशन रात का ही रखा करूंगी, मैं दिन में कुछ काम नहीं करूंगी। यहाँ पे भी सबको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में कि मेरे से सुबह तो बिल्कुल आते नहीं बनते, तो कोई मुझे सुबह बुलाता ही नहीं है। तो मेरा यही है कि मुझे तो रात को ही जमता है सारी चीज़ें। तो मेरे लिए क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना, उसको एक्सप्लॉइट करना और बिजनेसमैन बनना ज़्यादा सहूलियत भरा रहेगा। बट पैसे मिलेंगे कहाँ से? जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे युवकों को सेम बात बोली तो मतलब युवकों ने बाकी वापस गवर्नमेंट को क्या बोला कि भैया हमें पैसे तो कहाँ से मिलेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम तुम्हें अलग अलग असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। युवक खुश हो गए। युवक ने पूछा कैसे दोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला एक एमएसएमई एक्ट लाते हैं हम, जिसमें हम अलग अलग किस्म के असिस्टेंस तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा इनिशियल ईयर का टैक्स फॉरगो कर देंगे, तुम्हें सस्ते दामों पे ज़मीनें दिलवा देंगे, तुम्हें रॉ मटेरियल्स में सब्सिडी दिलवा देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देंगे। युवक खुश। हर अगला इंसान अब सोचता है चलो यार बिजनेस खोल लेते हैं। और हर अगला इंसान जब बिजनेस खोलने जाएगा तो वो वही घिसा पिटा बिजनेस तो खोलेगा नहीं, वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस सबसे यूनिक हो। अब सबसे यूनिक बिजनेस में वो सबसे कुछ यूनिक आइडिया ही लेके आएगा। तो यहाँ पे वो युवक क्या हो रहा है, वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है। आप समझ रहे हैं कनेक्शन? एमएसएमई एक्ट ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की अनएम्प्लॉयड युवक्स को या फिर नॉर्मल युवक्स को कि तुम आओ, तुम कोशिश करो खुद का बिजनेस सेट करने की। और जैसे ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखी, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया, यूनिक से यूनिक आइडिया लाना शुरू कर दिया एंड कोशिश की अपनी एंटरप्राइज खोलने। तो बैठा ना कनेक्शन, एक में दी हुई असिस्टेंस दूसरे में प्रेरणा का काम करी, मोटिवेशन का काम करी। बस वही तो कनेक्शन है हमारा यहाँ पे। This says yes, MSME and entrepreneurship are connected to each other. Reason क्या है? MSME offer banks funding assistance. बैंक से फंड्स भी दिला देते हैं इजी टर्म्स में। तुम्हें छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलने, कोई नहीं, कम दाम में कम इंटरेस्ट रेट पे हम तुम्हें लोन दिलवा देते हैं। They encourage the growth of entrepreneurship as well as upgrading of skills by the establishing specialized training institutes. MSMEs are known for the provision of genuine assistance in gaining entry for the domestic and international market. Domestic और international market में आसानी से एंट्री दिलवाने में MSME एक्ट आपकी काफ़ी मदद करते हैं। और ट्रस्ट में एक्चुअली जब आप इसमें घुसेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी सहूलियतें हैं। इट्स जस्ट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप MSME एक्ट पढ़े या फिर गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो भी अलग अलग प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में पढ़े तो यू विल गेट टू नो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो गवर्नमेंट अपने तरफ से खोल के बैठा हुआ है। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को उन्हें पढ़ना है, उन्हें समझना है, उनका फायदा उठाना है और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनना है। सो यस, देयर इज फुल प्रूफ कनेक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड MSME। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन में। इट सेज स्टेट द रोल ऑफ MSME इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री की डेवलपमेंट कैसे कराता है MSME, वो बताना है आपको। सी MSME का क्या रोल हो सकता है डेवलपमेंट में कंट्री की, वो आप थोड़ा खुद सोच के देखिए। आप सोच के देखिए कि आप एक एंटरप्राइज के ऑनर हैं, आप खुद एक बिजनेस ऑनर हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप कंट्री का किस तरह से भला कर रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। रीजन बीइंग, हम ना बहुत सारी चीज़ें अपने अराउंड देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता भी होता है, बट जब वही चीज़ें बुक में मतलब पेपर में लिखने की बात आती है तो हम सोचते नहीं यार बुक वाले पॉइंट लिखते हैं। मत करना। बिजनेस स्टडीज की बेस्ट पार्ट तो यही है कि आप अपने खुद की ऑब्जर्वेशन से लिखे मतलब देखे हुए पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। आपको हमेशा बुक से कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कोई पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है जो आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक है तो आप लिख दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप चेक करवा सकते हैं कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को लिख के कि मैम क्या ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जैसे ही मैं उस कॉमेंट को देखूंगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। चलिए, सो ये आपसे बोल रहे हैं कि रोल बताइए MSME का डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप ऐसे मानो मैं हूं और मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वैसे एक टाइम में मेरे कभी 10 फ्रेंड रहे ही नहीं। सो इमेजिन कर लो मैं हूं और मेरे 10 फ्रेंड्स हैं।
हम सब अनएम्प्लॉयड हैं, हम सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं, मैं भी नौकरी ढूंढ रही हूँ, वो 10 भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। अब थक हार के एक दिन मैंने बोला यार नौकरी तो मिल नहीं रही, क्या करें, चलो बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सोच लिया चलो बिजनेस करते हैं। मैंने गवर्नमेंट की जितनी भी असिस्टेंस थी, सारी स्कीम्स वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया एंड आई स्टार्टेड माय बिजनेस। अब मुझे बिजनेस को प्रमोट करना था। मेरा एक फ्रेंड था डिजिटल मार्केटर, ही वॉज लाइक उसको भी जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने बोला क्यों ना तुम मुझे मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर ले। वो बोला वेरी नाइस, कर लेता हूँ। फिर मेरा एक दोस्त था ग्राफिक डिज़ाइनर, मैंने बोला यार तू भी कर ले, मतलब मेरे यहाँ पे तो काम है ही तेरा वाला। फिर एक मेरा फ्रेंड था फोटोग्राफर, मैंने बोला यार तू भी कर ले, फोटो खींचेंगे प्रोडक्ट्स की और डिजिटल मार्केटर वाला प्रमोट करेगा, ग्राफिक्स वाला उसमें कुछ कुछ ऐड करेगा। उसने बोला बिल्कुल कर लेता हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो डिज़ाइनिंग में बड़ी अच्छी थी, तो मैंने उसको हायर कर लिया, मतलब अब उसको बोल दिया कि आज ज्वाइन कर ले। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बिजनेस खोला अकेले। पहले तो मैंने अपने आप को ही सेल्फ एम्प्लॉय किया, राइट। उसके बाद मैंने हर एक इंसान को, मतलब जो मेरे आसपास था, कोशिश की कि अपने बिजनेस में ही एब्जॉर्ब करवा लो। अब ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया को नहीं कर सकते, लेकिन आप काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो करते हो ना। अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, मैंने उन्हें हायर किया था, पार्टनरशिप में नहीं रखा था। मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हुई, ऊपर से मैंने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी ना। जो पहले घर पे खाली बैठे हुए थे, अनएम्प्लॉयड यूथ थे, अब काइंड ऑफ उन्हें काम तो मिल गया, पसंद का काम भी मिल गया, तो काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जब भी कोई नया बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और उसके कारण हमारी कंट्री में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। See, small businesses facilitates optimum utilization of resources through locally available resources and simple technology. अब छोटे बिजनेसेस के पास उतना पैसा तो नहीं होता कि वो बाहर से इंपोर्ट कराएं टेक्नोलॉजी, महंगी महंगी टेक्नोलॉजी वो करें, बढ़िया जगह से रिसोर्सेज मंगवाएं, नहीं। वो कोशिश करते हैं आसपास से लोकली जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हें ले लें, सिंपल टेक्नोलॉजी से भी काम चला लेते हैं। जैसे आपने अभी विलेज इंडस्ट्री देखा, कॉटेज इंडस्ट्री देखा, वहां आपने देखी कैसे प्रिमिटिव टूल्स थे जिनसे वो काम कर रहे थे। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, एक चारपाई तरह बनी होती है लकड़ी की, उस पर वो लगे होते हैं, कील लगे होते हैं, और उसको वो करते हैं। आजकल तो इसका बहुत फैंसी नेम भी आ गया, थ्रेड समथिंग करके। बहुत सारे मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखे हैं, लोग बनाते हैं कि कभी कभार पी लिख दिया उससे कीलों से, तो उसके बाद धागा उस पर लपेट दिया। वैसे वाले एक्चुअली मैट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी वो टेक्नोलॉजी। सो ये सारी बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। तो आप सिंपल चीज़ों का, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। एनकरेज लोकल्स। जब आप बिजनेस खोलते हैं ऑब्वियसली उसमें आपको बहुत सारे लोग लगते हैं, तो अगर आपको आसपास ही, जैसे मैंने बिजनेस खोला तो मैंने देखा मेरे आसपास ये लोग सारे खाली बैठे हुए थे, तो मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो यहाँ पे लोकल्स को भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मैंने कोई फैक्ट्री सेट की, जो भी आसपास रहता होगा उसको काम मिल जाएगा, वो उसी फैक्ट्री में काम करना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अर्बन एरियाज फॉर फाइंडिंग अ गुड जॉब फॉर देम, राइट। सो लोकल्स की भी मदद होगी और उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा। क्विक डिसीजंस, क्योंकि स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है, तो ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता, ज़्यादा कोई हायरार्की वगैरह डिसाइड नहीं होती, कोई ऐसा प्रॉपर कम्युनिकेशन वो नहीं होता, तो इसमें सारे डिसीजंस बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट, वैसे ये एडवांटेज में लिखा जा सकता था, दिस कांट बी रिटन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, उसमें उसका कोई भागीदार नहीं है। रूरल डेवलपमेंट, आप क्या करते हैं, आप कई बार इंडस्ट्रीज अपनी रूरल एरियाज में सेट करते हैं। मतलब मैंने देखा है जितने भी लोग हैं ना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेट करते हैं, ये कोशिश करते हैं रूरल एरियाज में करें। उससे फ़ायदा क्या होता है, इनको चीप लेबर मिल जाती है और रिसोर्सेज भी इजीली मिल जाते हैं। रूरल एरियाज़ में बहुत बेसिक नेचर के रिसोर्सेज तो रहते ही हैं, तो चीप लेबर मिल गई, तो इससे काइंड ऑफ रूरल एरिया का भी भला हो गया, क्योंकि वहाँ पे नई इंडस्ट्री आ गई, वहाँ पे लोगों को काम मिल गया है। और आई हैव सीन जनरली जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ या ऐसे कुछ फैंसी चीज़ें आ जाती है ना, वो एरिया भी डेवलप करने लग जाता है। तो अल्टीमेटली ये एक रूरल एरिया की क्या करा रहे हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं। एंड देन है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। देखिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने प्लांट कहाँ लगाते हैं, फेमस जगह में, रिसोर्सेज जहाँ उनको बिल्कुल पास में मिले, अच्छी इंटरेस्टिंग पॉश एरियाज, ये और वो, ठीक है। लेकिन बाकी जो एरियाज बचते हैं वहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगती। अब वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वो एरियाज तो काइंड ऑफ क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे,
डेवलपमेंट उनकी बहुत पीछे चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। बट स्मॉल इंडस्ट्री उन एरियाज में अपनी इंडस्ट्री लगा के जहाँ पे दूसरे नहीं लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट को बैलेंस कर देते हैं। सो बैलेंस डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी हद तक भागीदारी रखते हैं, एंड एट द सेम टाइम लोकल लोगों की भी हेल्प कर देते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ी डेवलपमेंट मिल जाती है। तो इस तरह से पूरा डेवलपमेंट हो जाता है MSME के कारण। ठीक है, चलिए, आई होप आप इस चैप्टर का वन शॉट रिविजन वीडियो देख चुके हैं। एलिमिनेट पॉवर्टी, ओके, और भी पॉइंट्स हैं, आई वाज नॉट थिंकिंग इतने सारे पॉइंट्स होंगे। एनीवेज, एलिमिनेट पॉवर्टी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयड बैठे होते थे, जो खाली बैठे होते थे, जो पुअर थे, अब वो फाइनली कमा सकते हैं, अब वो फाइनली काम कर सकते हैं, फाइनली उनको खाने को मिलेगा, फाइनली उनकी पॉवर्टी दूर होगी। देन है एक्सेलरेशन ऑफ एक्सपेंशन और GDP एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, सो बेसिकली आप जब भी कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो एक तो वो सारा का सारा आपका जो भी प्रोड्यूस होता है वो आपकी कंट्री के GDP में काउंट किया जाता है। GDP समझते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वट एवर सर्विसेज एंड वट एवर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया इन वन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन फॉर से 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड GDP, राइट। तो GDP में आपने प्रोड्यूस किए हुए सारे वाले गुड्स और सारी सर्विसेज इंक्लूड की जाएंगी, और जो चीज़ें आप बाहर भेज देते हैं, क्योंकि आई हैव सीन दैट ऑल्सो कि बहुत सारे स्मॉल स्केल पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने यहाँ के प्रोड्यूस को बाहरी देशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस लिए भी काम आ जाता है। एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ एक्सपेंशन, दीज एंटरप्राइजेज हैव long been seen as a primary driver of the economic growth and the source of employment. Okay, मतलब एक्स्ट्रा ही पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स का मिला जुला ही है कि भैया देखा गया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज की वजह से इकोनॉमी ने काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी की। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही लिखे हुए हैं, 3 यहाँ लिखे हुए हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 पॉइंट्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 9 पॉइंट्स लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, कंप्लीट टाइम वेस्ट है, तो ये वाला पॉइंट हटा देना। GDP एंड एक्सपोर्ट वाला रखना, दिस इज अ नाइस वन। रूरल डेवलपमेंट वाला रखना और उसी में ही कहीं ना कहीं बैलेंस वाला लगा देना। क्विक डिसीजन मेकिंग हटा देना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल रखना। एनकरेज लोकल्स और पॉवर्टी वाले पॉइंट को मर्ज करके एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो तीन पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो 4 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। और लिखने का तरीका समझ गए ना, पहले पॉइंट लिखना है, हेडिंग लिखनी है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ MSME। अलग अलग कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो साइज मेजर करने में काम आते हैं MSME कंपनीज के, एंटरप्राइजेस के। मैं बार बार कंपनीज बोल रही हूँ, बट आई मेंट एंटरप्राइजेस ओनली। ठीक है, देखिए ये बोलते हैं द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स में बी मेजर्ड यूजिंग अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। These factors include number of people engaged in company, the amount of money invested in the company's turnover among others। मतलब एक तो number of people, बाकी 2 आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही वो आंसर दिखाया था जिसमें मैंने आपको अलग अलग पैरामीटर्स बताए थे इन ऑर्डर टू डिसाइड कोई भी एंटरप्राइज किस नेचर की है। सो यहाँ देखिए माइक्रो एंटरप्राइज पे क्या लिखा हुआ है, 1 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टेड हो एंड 5 करोड़ से कम टर्नओवर हो, तो वो क्या कहलाई जाएगी? माइक्रो कहलाई जाएगी। स्मॉल 10 करोड़ 50 करोड़, मीडियम 50 करोड़ 250 करोड़। सो ये टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट है। एंड इसी के साथ साथ आपने कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय कर रखे हैं अपने यहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस नेचर की है, आपकी एंटरप्राइज किस नेचर की है। सो अगर कोई पैरामीटर्स के बारे में पूछता है तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स, फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स। मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, प्लीज बेयर विद मी। उसके बाद इसमें या तो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा टर्नओवर, और तीसरा रहेगा हमारा नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड।
So following are the parameters on which we decide which enterprises of what nature: investment in plant and machinery, turnover, number of people employed. ठीक है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, और जो हमने पैरामीटर्स देखे थे, मतलब इसके आगे का अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट एक स्लाइड ले लेते हैं हम। चलिए, तो पहला इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे आप लिखना वो टेबल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम वाला, ठीक है, और सिर्फ वो लिमिट्स लिखना जो कि प्लांट एंड मशीनरी की थी। फिर तुम लिखोगे सेकंड पॉइंट टर्नओवर वाला, और यहाँ पे ये दोबारा से डब्बा बनाओगे और वो लिमिट्स लिखोगे जो टर्नओवर की होंगे। देखो, हमें थोड़ा सा ना आपको आंसर को एक्सपैंड करके बताना पड़ेगा, तो अगर आप दोनों ही लिमिट्स इसी के साथ लिख दोगे तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए टर्नओवर को अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है, थोड़ा भरा भरा भी दिखेगा, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। और नंबर ऑफ पीपल में भी लिख देना, उसमें भी द फिगर आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस लाइन यू कैन यूज, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर बन जाएगा। हम वापस से आंसर के पास चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। उसमें ये लिखने के बाद आप वो सारा सामान लिख सकते हैं, वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। अगेन स्टेट द मीनिंग ऑफ विलेज एंड खादी इंडस्ट्री। क्वेश्चन थोड़ा पड़ा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था और वहां पे भी हमने एक्सप्लेनेशन लिखी थी, लेकिन वहां पे हमने बहुत ब्रीफ वो लिखी थी, एक एक लाइन की लिखी थी। यहाँ हम थोड़ा डिटेल वे में लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है village industry. The industry is located in rural areas with investment in fixed assets as per the rules of central government. बहुत ही सेफर साइड पे इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी, लेकिन मैं आपको बता दूं विलेज इंडस्ट्रीज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम पे ही चले जाओ, विलेज बोले तो रूरल एरिया, गांव। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो गांव में सिचुएटेड है, बहुत ही छोटे उस स्केल पे काम करते हैं, कोई ऐसी बहुत शानदार बड़े स्केल पे फैक्ट्रीज लगाने वाली इंडस्ट्रीज नहीं होती। कभी कभार तो घर में ही लगा लेते हैं इन इंडस्ट्रीज को, बहुत छोटा स्केल रहता है और ऐसे प्रिमिटिव टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे बेसिक कुछ बनता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी हाई फाई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती। एंड एट द सेम टाइम जो खर्चा किया जाता है, जो कैपिटल लगाया जाता है, वो भी बहुत मिनिमल ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की जाती है। सो एक इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है, बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करे, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट होती है। ये सिचुएटेड होती है रूरल एरियाज में, टाइनी स्केल पे वर्क करती है और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने कैपिटल बताया हुआ है, कैपिटल फिक्स एसेट्स में बताया हुआ है इन्वेस्ट करने वाला है, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इन्होंने कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है। खादी इंडस्ट्री का ये बोलते हैं भाई, खादी इंडस्ट्री की मेन बात होती है हाथ से काम चलता है, हैंड वोवन, मतलब हाथ से आप कपड़ा बनाएंगे। जैसे गांधी जी करते थे, गांधी जी क्या करते थे, सारा टाइम चरखा चलाते रहते थे, उससे खादी के कपड़े बनाया करते थे, राइट। बिल्कुल वैसा ही काम होता है खादी इंडस्ट्रीज में। Hence, khadi and village industries are those that are based in rural areas and have a fixed capital investment as per artisan of less than 100,000 rupees. The government of India has authority to amend the fixed capital investment in India कमीशन। ओके, ये सारा कंटेंट जो लिखा हुआ है ना, सारा का सारा पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि आपके पेपर में दो क्वेश्चन आए हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन दोनों रिलेट करते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, तो वहां पे भी कभी भी ये गलती मत करके आना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, रीजन बिंग हो सकता है कोई इंसान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कभी भी ये गलती मत करना आप कि आप सेम आंसर वहां भी चिपका रहे हो, सेम आंसर वर्ड टू वर्ड यहाँ पे भी चिपका रहे हो। हाँ, हम कई बार ऐसा करते हैं कि टाइम सेव कर हो जाएगा हमारा, इसमें जो आंसर लिखा हुआ है वही टेप देते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे टाइम सेव नहीं होता, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक और बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है बस कॉपी पेस्टिंग वाला काम किया, इसने दोबारा मेहनत तक नहीं की है एक बार लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की या डिफरेंट वे में लिखने की, और उससे एग्जामिनर थोड़ा सा निराश हो जाता है एट टाइम्स। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। दोनों जगह हाँ, तुम्हारा कंटेंट ऑब्वियसली सेम होगा बिकॉज
कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन लिखने के तरीके थोड़ा को डिफरेंट कर देना थोड़ा सा, ठीक है। जो पॉइंट्स उसमें मेंशन किए हैं यहाँ पे उससे थोड़े अलग पॉइंट्स मेंशन कर देना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ओके, ये एक अलग से कमीशन बनी हुई है किसके लिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, जो इसी के बारे में सोचती है कैसे इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इस चीज में कौन कौन से बदलाव किए जा सकते हैं, किस तरीके से हम इसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में सोचने का काम उसका होता है। एट द नेशनल लेवल द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द प्राइमरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विच इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, वो बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने पढ़ा भी हुआ है, बचपन में पढ़ते थे, आगे भी फ्यूचर में जो भी करेंगे पढ़ेंगे जरूर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोई भी मतलब तुम प्रोफेशनल कोर्स चूज कर लो, हर कहीं पढ़ाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी बॉडी के बारे में लिखा हो कि इस बॉडी को क्रिएट करना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाई जाएगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी बॉडी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, वो किसी एक्ट से या किसी और चीज़ से एग्जिस्टेंस में आई है, किसी एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से एग्जिस्टेंस में आई है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब इसका जन्म कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं करवाया है। एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द पार्लियामेंट एक्ट, ओके, इन्होंने बता ही दिया कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था जिसके चलते हुए ये पर्टिकुलर कमीशन एग्जिस्टेंस में आई है। मुझे आप ये बताओ, पार्लियामेंट जो एक्ट्स लाती है उसकी वजह से जो बॉडीज एग्जिस्टेंस में आती है, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट जब कोई एक्ट लाती है उसकी वजह से अगर कोई बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं तो पूछूंगी जरूर, और मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है, जिन्होंने अच्छे से मेरे वीडियोस देखी हैं। आई एम आस्किंग, पार्लियामेंट की एक्ट से कोई बॉडी अगर एग्जिस्टेंस में आती है तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, बस अब जल्दी से आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन में। KVIC's मिशन इज टू हेल्प बिल्ड एंड ग्रो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल रीजन्स बाय प्लानिंग, प्रमोटिंग, फैसिलिटेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड असिस्टिंग देम। मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें कि ये बेसिकली मदद करने आई हैं। ये बोलते हैं कि माना आजकल बहुत ही कम और बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं विलेज इंडस्ट्री का, खादी इंडस्ट्री का, स्टिल इस काम में बहुत स्कोप है। एंड आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे ज्यादातर काम हाथ से होता है, मतलब ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होगी तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। और विलेज एरियाज में जहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा बहुत कमी होती है काम की, वहाँ के लिए तो ये परफेक्ट है। सो दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी किसी भी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल भी डिमोट नहीं करते हैं, हमेशा हम इसे प्रमोट करने के बारे में सोचते हैं। द फॉलोइंग आर द KVIC's ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं इस कमीशन का। द प्राइमरी गोल इज टू क्रिएट अ वाइब्रेंट रूरल कम्युनिटी। दे वांट कि रूरल कम्युनिटी वाइब्रेंट रहे, हमेशा ढीली ना पड़े और बिल्कुल डल नहीं हो जाए। प्रोवाइडिंग वर्क इन रूरल रीजन इज अ सोशल गेन। रूरल रीजन में आप प्रोवाइड करते हैं वर्क, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो सोशल गेन कहलाया जाएगा। प्रोड्यूसिंग अ मार्केटेबल प्रोडक्ट इज इकोनॉमिक गोल। ओके, जो सामान बनता है उसे घर में तो नहीं यूज कर लेते, बेचते हैं ना, उससे पैसा कमाते हैं, तो इकोनॉमिक गोल भी तो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो सोशल गोल एक कंप्लीट हुआ, एक इकोनॉमिक गोल कंप्लीट हुआ। द ब्रॉडर गोल इज टू इंस्टिल सेल्फ सफिशिएंसी अमंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, जिसे इकोनॉमी में उतना ज़्यादा कभी सपोर्ट नहीं मिला है, पुअर लोग या फिर ऐसे लोग जिनको काम नहीं मिल पाता है, उन लोगों को एक सेल्फ सफिशिएंसी वाली फीलिंग दिलाने के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको बता देती हूँ और बढ़िया किस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा सकता था। मतलब आंसर आपने जान लिया क्या लिखेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका भी समझ लीजिए। यहाँ अगर विलेज और खादी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं विलेज इंडस्ट्री, दूसरी तरफ लिखते हैं खादी इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्रीज को पहले आप एक्सप्लेन करते और साथ में एक दो एग्जाम्पल ऐड कर देते, सोने पे सुहागा हो जाता, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो चेरी ऑन द केक हो जाता, ठीक है। और सेम चीज़ खादी के साथ है, खादी इंडस्ट्रीज को पहले आप एक्सप्लेन करते और उसके बाद आप उसका एक आधा एग्जाम्पल लिख देते, जो कि बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने कमीशन के बारे में बात की, वो एज इट इज रहने देते, पहले कमीशन के बारे में जब मतलब कमीशन का लिख रहे हैं नाम तो उसे थोड़ा सा हाईलाइट या अंडरलाइन कर देते, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिख के फ्लो चार्ट बनाते हैं अगेन, वहां लिखते हैं इकोनॉमिक गोल्स, सोशल गोल्स, ब्रॉडर गोल्स, ठीक है, और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स लिखते एक्सप्लेनेशन में इसके, तो बहुत ही प्यारा लगता है आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको लिखना मतलब क्या आंसर हो सकता है वो नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको लिखने का तरीका भी साथ में समझा रही हूँ। जो मेरे पास ना अक्सर रिक्वेस्ट आती है स्टूडेंट्स की कि मैम पढ़ सब लिया है, समझ सब आ गया है, लेकिन राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पा रही हैं, तो अब मैं हर चैप्टर में एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाते हुए आपको टिप्स दे रही हूँ। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, गारंटेड आपके ना 95 प्लस मार्क्स आएंगे, मेरी तरफ से लिखवा के ले लो, मतलब 100 में से 95 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है मेरा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है स्टेट एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमईज। एमएसएमईज द्वारा फेस की जाने वाली कोई भी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में आप लिख दीजिए। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी हुई हैं इसकी, बहुत सारी, उनमें से कोई भी 3 उठा के लिख लो। अच्छा, जब ऐसा होता है कि भैया हमने बुक में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं लेकिन क्वेश्चन में वो 3 पॉइंट्स पूछते हैं, तो पहली चीज तो अगर उन्होंने 3 पूछा है तो 3 ही लिखो। ये जो लिखते हैं ना भर भर के कि हाँ 6 लिख देंगे 8 लिख देंगे, ये काम मत करना। 3 पूछा है, अगर स्पेसिफिकली 3 पूछा है तो 3 लिखो। अगर मार्क्स 3 नंबर के हैं तो हाँ 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, दोनों चीजें डिफरेंट है। एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ मेंशन नहीं है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, बस उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये नंबर 3 क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो ऐसे में आप 3 पॉइंट्स लिखो, 4 पॉइंट्स लिखो, दैट्स योर विश। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए, तो जब उन्हें 3 पॉइंट्स चाहिए तुम 4 पॉइंट क्यों लिख के आ रहे हो? ये तो हुई ना ओवर स्मार्टनेस। और मैंने आपको पहले ही बताया ओवर स्मार्ट बच्चे कभी भी टीचर्स को पसंद नहीं आते। हाँ, स्मार्ट बच्चे टीचर्स को पसंद आते हैं। और स्मार्टनेस क्या बोलती है, वो 3 पॉइंट आप वो वाले चुनेंगे जिनमें आप बेस्ट है, मतलब जो आप बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपको अगर 6 पॉइंट्स आपने बुक में पढ़े हुए हैं, अगर आपकी कमांड 3 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पे आप वही 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। चलिए, पॉइंट्स लिखते वक्त ऑब्वियसली हाईलाइट कर देना हर एक हेडिंग को और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखना, या फिर फ्लो चार्ट बनाना तो फ्लो चार्ट भी बना देना। अब ऐसा नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। मैं अक्सर बोलती हूँ फ्लो चार्ट बना देना, फ्लो चार्ट बना देना, बट पेपर में ऑब्वियसली जिस नेचर के क्वेश्चन आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि फ्लो चार्ट बनने भी वाला है कि नहीं बनने वाला है, क्योंकि फ्लो चार्ट सिर्फ पॉइंटर्स में बनता है, राइट। अगर मान लो उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन मांग लिया तो वहां पे तो पॉइंटर्स आएंगे नहीं, तो वहां फ्लो चार्ट का कोई सीन ही नहीं है। बट यहाँ पे बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें पॉइंटर्स हैं, तो उनका फ्लो चार्ट इजीली बन सकता है। फाइनेंस की बात करते हैं, बोलते हैं एमएसएमईज को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती है पैसे की दिक्कत, कि कहाँ से पैसा इकट्ठा करें। हाँ, नो डाउट गवर्नमेंट मदद करती है, गवर्नमेंट काफ़ी बार मतलब हेल्प करती है, काफ़ी असिस्टेंस देती है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है कई कई सिनेरियो में, लेकिन पूरा बिजनेस तो वो नहीं चलाएंगे ना। पूरा बिजनेस गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे निकाल के तो आपको नहीं देगी ना कहीं तो आपको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एमएसएमईज क्योंकि छोटे टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं और या तो यूं हो ना कि बिल्कुल रिस्क फैक्टर अगर है तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा मिलेगा, तो मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट और ये सब सोचे अपना पैसा लगाने में, लेकिन यहाँ पे बहुत नॉमिनल प्रॉफिट होता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो फाइनेंस की एक दिक्कत है जो उन लोगों को काफ़ी जाती है। रॉ मटेरियल्स, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी of certain raw materials these enterprises have to adjust and compromise either in terms of poor quality and that okay। तो ये बोल रहे हैं कोई हाई फाई तो है नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि रॉ मटेरियल यहाँ से नहीं मिल रहा है तो इंपोर्ट कर लो, ये तो जो यहाँ पे है उसी से गुजारा कर लेते हैं, और वो भी लोकली जो अवेलेबल होता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो एट टाइम्स होता है कि वो रॉ मटेरियल उतना बढ़िया नहीं होता क्वालिटी में, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि इन्हें कम क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, तो फिर वो खींचतान करके पूरा करता है जैसे भी करना हो। तो ये सारी दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ती हैं। मैनेजरियल स्किल्स,
देखिए जो MBA करके आते हैं, जो अपने आप को मैनेजर्स बोलते हैं मैक्सिमम लोग, वो चाहते हैं उन्हें बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में जॉब मिले। ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में कोई जॉब नहीं करना चाहता है। तो ऐसे टाइम में इन लोगों को कई बार मैनेजरल स्किल मतलब मैनेजरल सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। ऊपर से इनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि एक हाई फाई MBA एस्पिरेंट मतलब एस्पिरेंट तो नहीं, MBA क्वालिफाइड इंसान को अपने यहाँ पे रख सके। तो इनको जो उनके यहाँ पे लोकली अवेलेबल एक समझदार इंसान होता है उसको रखना पड़ता है, जो माइट भी उनको सही वे में ओपिनियन ना दे पाए, सजेशन ना दे पाए, एडवाइस ना दे पाए। तो इसलिए कई बार इनको ऐसे भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। अब लेट्स मूव टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अब हम फाइनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस। ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनके बारे में आपने पूरा चैप्टर पढ़ डाला, वो किस तरह से इंडिया की डेवलपमेंट में मदद करती है। नाउ लेट मी टेल यू पीपल, ये हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें, राइट। तो उनमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 5, 6 या 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, और जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उतने पॉइंट्स लिख देना, मोर देन सफिशिएंट होंगे। सो इसके आंसर में यहाँ नहीं जाते, सारी एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ जाते हैं। ये फ्लो चार्ट बना हुआ है प्रॉपर्ली, इसमें लिखा हुआ है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ना 2 रोल्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, और सेकेंड दिया हुआ है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस रूरल इंडिया के लिए। ठीक है, तो दोनों के पॉइंट्स थोड़े बहुत वैरी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रूरल वाले में हम रूरल पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, यहाँ वाले में हम ओवरऑल इंडिया के बारे में सोचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली आपसे। ये ना हो उन्होंने रूरल वाला पूछा आप इंडिया वाला लिखाओ, या इंडिया वाला पूछा आप रूरल वाला लिखाओ, दोनों सेम बोल दिए क्या, व्हाटएवर। मतलब समझ गए ना तुम कि एक पूछा है दूसरा तुम लिख के आ रहे हो, वो काम मत करना। ओके, सो यहाँ फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्योंकि MSMEs मतलब एंटरप्राइजेस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं एट टाइम्स, तो ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा। सेकेंड है डाइवर्स वेराइटी, मतलब अलग अलग चीज़ों में काम करती हैं, अलग अलग वेराइटी लेके आती हैं, कुछ भी अलग अलग जितना हो सकता है ना अंदर से अंदर जाके स्क्रैच करके लेके आती है अपॉर्चुनिटीज़ को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से मतलब इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल वेस्टेज कम करते हुए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें से निकालने की कोशिश करती है। एनकरेज लोकल्स, लोकल्स को भी एनकरेजमेंट मिलती है। देखो, एक को देखा देखी दूसरा सीखेगा, एक को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होगी उसको देखा देखी दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा। किसी भी वे में आप ले सकते हैं, या तो इंडस्ट्री खोलने के लिए उनको मोटिवेशन मिलेगी, या फिर इंडस्ट्री में काम करने की उनको मोटिवेशन मिलेगी। लेस कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है, बहुत नॉमिनल होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। क्विक डिसीजंस, ऑब्वियसली इतने बड़े स्केल पे फंक्शन नहीं कर रहे होते, कोई ऐसी प्रॉपर सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन के जरिए नहीं बने होते। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक ही बंदे को या हार्डली 2 बंदों को डिसीजन लेना होता है, तो बहुत फटाफट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। रूरल डेवलपमेंट, कई मतलब मैक्सिमम जो MSMEs हैं वो कहाँ पे वो करती हैं अपना बिजनेस लाई करते हैं, वो यूजुअली रूरल एरियाज में लाई करती हैं, या फिर आउटस्कर्ट्स पे लाई करती हैं किसी भी अर्बन एरिया के। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि रूरल इंडिया को एक बार डेवलपमेंट का मौका मिल जाता है। वो मौका जो उनसे छीन लिया गया था, क्योंकि अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट ज़्यादा पेस पे चलती थी, वो मौका कहीं ना कहीं उनके पास वापस आ जाता है, और वो भी अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। एंड बैलेंस डेवलपमेंट, ऑब्वियसली 2 एरियाज में से अगर एक एरिया में इंडस्ट्री लगी हो दूसरे में ना लगी हो, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ने लग जाता है। तो उसको दोबारा से सेट करने के लिए, दोबारा से बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए भी ये हम MSMEs का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार इन सारी चीज़ों की वजह से हमें, कई बार नहीं एक्चुअली हमेशा, इंडिया को फ़ायदा मिलता है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, एक्सप्लेनेशन एक्चुअली आपको 1 शॉट में देखना पड़ेगा, राइट। तो 1 शॉट में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है पॉइंट वाइज, वो वहाँ से देख लीजिएगा। इन स्लाइड्स में वो भी मिसिंग है, इट्स ओके। चलिए,
अब हम लॉन्ग टर्म पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में दो तरह के रोल हैं, फर्स्ट है नॉर्मल वाला इंडिया वाला, सेकंड है रूरल वाला। तो यहाँ पे अब हम रूरल वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इनके पॉइंट जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा किस तरह से पुराने वाले से डिफरेंट है। इट सेज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ये जैसे हमने इंडिया वाले में पढ़ा कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है, बहुत सही पॉइंट था। यहाँ पे हम रूरल वाला पढ़ रहे हैं तो हम रूरल एरिया से उसको अटैच कर देंगे, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से जनरेट करती है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये रूरल एरिया में यूजुअली प्रेफर करते हैं सिचुएट होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कम कॉस्ट लगती है। अर्बन एरियाज़ में तो वैसे ही 100 खर्चे होते हैं, अर्बन एरियाज़ के तो एम्प्लॉयज़ की मांग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो MSMEs यूजुअली प्रेफर करते हैं रूरल एरिया में अपने आप को सेट करें, और जब वो रूरल एरिया में अपने आप को सेट करती हैं तो ऑब्वियसली उनके वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं आसपास, उनको क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लाइवलीहुड अर्न करने का एक मौका मिल जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि रिसोर्सेज इंपोर्ट करना और इधर उधर से इकट्ठा करने में बिलीव नहीं करती। ये बोलते हैं जो हमारे आसपास है उन्हीं को ले लो। तो लोकल एरियाज में जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ये लेने की कोशिश करती है और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, भैया देखो एक इंसान जो अभी अनएम्प्लॉयड था उसने अपना बिजनेस खोला, MSME खोला, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिली, खुद को सेल्फ एम्प्लॉय किया, उसने 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सब अपनी इकोनॉमिक हालत को सुधार पाएंगे, सब अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली किसका भला होगा, पूरी डेवलपमेंट मतलब पूरे एरिया का भला होगा, सब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार ला पाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले वो मिस किया करते थे अब वो फाइनली उनके पास है, उनको फाइनली लाइवलीहुड का मौका मिल रहा है, सब कुछ अर्न करने का मौका मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशनल इनकम, प्रिवेंट माइग्रेशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ओके, प्रिवेंट माइग्रेशन बात कर लेते हैं। क्या होता है, यूजुअली रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते उन्हें फोर्सफुली अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना पड़ता है। और एक टाइम हमने देखा था हमारी हिस्ट्री में जब इतनी तेजी से अर्बन माइग्रेशन हो रही थी, मतलब सारे लोग अर्बन एरिया में जाने के बारे में सोच रहे थे, ज्यादातर लोग अपने रूरल एरियाज को छोड़ते हुए यहाँ पे आ जाते थे, जिससे अर्बन एरियाज में जगह नहीं होती थी पैर रखने की, इतना भर जाता था। सो वो प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सॉर्ट हो रही है इसके चलते हुए, क्योंकि अब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर उनके घर के बगल में मिल रही हैं, रूरल एरिया में ही मिल रही है, तो वो अर्बन एरिया में क्यों जाना पसंद करेंगे। आप एक बात तसल्ली से समझिए कि हमेशा रूरल एरियाज में जो खर्चे होते हैं आपके कम होते हैं इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज। आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया, मतलब विलेज, तो मतलब वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ जो चीज़ें वहाँ पे 10 रुपए की मिलती है वही अर्बन एरिया में 20 रुपए 25 रुपए की मिलती है। देख रहे हो आप कितना, मतलब ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल का तुम्हें एग्जांपल दिया 10-20 रुपए वाला, बट तुम उसमें भी मार्जिन समझ लो कि 10 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब पूरे टोटल एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अर्बन एरिया वाले। तो महंगाई तो अर्बन एरिया में ज़्यादा है ही है, उसके कंपेरिजन में रूरल एरिया फिर भी थोड़ा सा बेटर पड़ता है। तो अगर माइग्रेशन नहीं होगी तो उनको उस एरिया में रहने में सहूलियत होगी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑब्वियसली मैं आपको पुराने पॉइंट में भी समझा चुकी हूँ कि रीजन वाइज जो बाइफिकेशन आ जाती है, जो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो जाता है, एक एरिया ज़्यादा डेवलप कर पाता दूसरा एरिया नहीं कर पाता, उसकी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ये MSMEs हमारी सॉल्व करती हैं, क्योंकि ये सारे एरियाज में स्कैटर्ड हो जाती हैं। So these are some of the roles of small businesses in rural area. Again इसकी explanation I guess हमें यही मिल जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, देख लीजिए यहाँ पे अब जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी दिक्कत होएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज आस्किंग डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। रोल पढ़ लिया हमने इंडिया में, रोल पढ़ लिया हमने रूरल एरिया में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी एसोसिएटेड होती हैं MSME से, मतलब मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, एंटरप्राइजेज होती हैं, इनको किस नेचर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सेम क्वेश्चन हमारा आया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था 3 पॉइंट्स लिखिए, लेकिन ये आया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और इसमें कुछ मेंशन नहीं है कितने पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको वहां पे बता रही थी कि 3
पॉइंट्स पूछे तो आपको 3 ही वो लिखने हैं पॉइंट्स। यहाँ पे उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है आप पे, तो आपको डिसाइड करना है कितना लिखेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, आप मार्क्स देखोगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक आधा पॉइंट उससे एक्स्ट्रा लिख देना, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं इसका आंसर देखने के लिए। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है फाइनेंस ही, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रॉ मटेरियल, इनको टाइमली रॉ मटेरियल नहीं मिल पाते, कभी कभी इनको बिल्कुल कम रॉ मटेरियल में एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये जितने मैं वर्ड्स बोलती जा रही हूँ ना, अब ये की वर्ड्स है जिनको आपके आंसर में होना ही चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स, ऑब्वियसली कोई हाई फाई मैनेजर तो ये रख नहीं पाते हैं अपने यहाँ पे, तो जो भी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होते हैं उसी से काम चलाते हैं। जो इंसान माइट बी एन एक्सपर्ट नहीं हो उस काम में, उससे भी इनको एट टाइम्स काम चलाना पड़ता है। तो लेबर कई बार मतलब वैसे तो है कि भैया रूरल इंडिया में आए हैं, रूरल इंडिया में ये लेबर को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारे यहाँ पे आओ काम करो, बट एट टाइम्स इन्हें लेबर की भी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि इन्हें उतना कॉम्पनसेशन देने के लिए नहीं होता। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल पे फंक्शन करिए तो उतना ज़्यादा पैसा तो इनके पास है नहीं खुला, और आजकल के लेबर ऑब्वियसली उनको भी इन्फ्लेशन वाले ज़माने में रहना पड़ता है, तो उनको भी पैसे उतने चाहिए होते हैं। पहले के ज़माने में होता था 3-3 हज़ार में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, बट अब 3 हज़ार में पूरे महीने में आता ही क्या है, मतलब क्या ही आता है। तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है कि वो ज़्यादा कॉम्पनसेशन मांगते हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग, उनके पास वैसे ही फंड्स की कमी होती है, तो वो कहाँ से ही उतना कॉम्पनसेशन उनको दे पाएंगे। तो लेबर की भी एट टाइम्स प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज फाइनेंस या पैसा पूरा नहीं होता उसके कारण। Capacity utilization. Many small businesses are forced to run below full capacity owing to a lack of marketing skills or a lack of demand, causing their operating cost to rise. Okay. देखिए, अब स्मॉल स्केल वाले यूजुअली प्रिमिटिव चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी फिनिशिंग उतनी अच्छी तो नहीं होगी जितनी मशीन की होगी। आप कभी भी देखना, जो चीज़ मशीन से बनी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन जो चीज़ हाथ से बनी हुई है उसमें ऑब्वियसली पर्सनलाइज्ड वो तो आएगा ही, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, और ऐसी चीज़ें लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो भी क्वेश्चन उठता है, लोग डिमांड कर रहे हैं नहीं कर रहे वो क्वेश्चन भी उठता है। तो एट टाइम्स देखा जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन्हें फुल कैपेसिटी से नीचे काम करना पड़ता है। फुल कैपेसिटी से नीचे काम करने का मतलब होता है मेरे इंडस्ट्री की क्षमता है मैं 100 पीसेस एक दिन में बना सकती हूँ, लेकिन मैं 100 पीसेस इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की उतनी डिमांड ही नहीं है। मेरे प्रोडक्ट की हार्डली 20 पीसेस पर डे की डिमांड है, तो मैं उसमें 20 या 30 पीसेस बनाऊंगी इंस्टेड ऑफ 100 पीसेस बना के ऐसे ही रखने की। तो कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया प्रिमिटिव यूज करते हैं, हाई फाई टेक्नोलॉजी के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। यू भी नहीं है कि भैया नई टेक्नोलॉजी आई है तो अपग्रेड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा भी कुछ सिस्टम नहीं है इनके यहाँ पे। क्वालिटी, ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन दीज एंटरप्राइजेज स्ट्रगल टू मेंटेन स्टैंडर्डाइज क्वालिटी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने चीज़ें होती थी जिनके ऊपर ये अपना काम करते हैं, प्रोडक्शन पूरा वो करते हैं। प्रिमिटिव टूल्स इन अ वे, बार बार नहीं बोलना चाह रही थी बट स्टिल इट्स ओके। सो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक स्टैंडर्डाइज वो नहीं बना पाते, क्योंकि मैंने आपको बताया जो चीज़ हाथ से बनेगी, जिस चीज़ में कलाकारी इस्तेमाल होएगी, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पर्सनलाइज टच आएगा ही आएगा। मैं हर बार ऐसे बनाऊं चीज़, मतलब अगर फॉर से मैं किसी चीज़ पे डिज़ाइन बना रही हूँ और मुझे डिज़ाइन ऐसा बनाना है, ठीक है, तो इज इट नेसेसरी हर बार मेरा डिज़ाइन ऐसे ही बने? मैं दूसरी बार बनाना चाहूँगी, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, थोड़ा इधर हो गया, आपने देखा मैं उसी के ऊपर चला रही थी तो थोड़ा गैप आ गया, तो क्या एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में चीज़ बनी पाई कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो पीस रेडी है उसी की तरह मुझे चाहिए? नहीं बन पाएगा, ठीक है। ग्लोबल कंपटीशन, इनको ग्लोबल कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ भी compete करना पड़ता है। फॉर से मैंने क्रॉकरी का MSME खोला, ठीक है, आई एम मेकिंग क्रॉकरी हैंडमेड वाली प्रॉपर। अब मेरे को कंपटीशन देने के लिए कौन है? बड़े स्केल वाली इंडस्ट्रीज तो हैं ही हैं इंडिया की, उन लोगों के साथ मुझे compete करना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन अब बाहर वाले लोग भी आके हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो जब वो भी यहाँ पे बेच पाएंगे, तो जैसे चीनी प्लेटें बड़ी फेमस होती है, तो मेरी क्रॉकरी को उनके साथ भी compete करना पड़ेगा। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ इन्हें अक्सर compete करना पड़ता है, जिसमें ये उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आप देखिएगा हमेशा कोई भी इंसान कोई भी चीज़ खरीदता है ना, तो उसको चाहिए होता है परफेक्ट फिनिशिंग हो,
हाँ ठीक है, हैंडमेड का अपना अलग ही टच होता है, लेकिन क्या आप हमेशा हैंडमेड चीज़ें ही खरीदते हैं? क्या आप हमेशा वो हाथ से बनी हुई चीज़ें या फिर हाथ से पर्सनलाइज टच दिया हुआ चीज़ ही खरीदते हैं, कस्टमाइज कराई हुई चीज़ें ही खरीदते हैं? नहीं ना, आप यूजुअली प्रेफर करते हैं आपके पास जो भी प्रोडक्ट आए वो बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आए, राइट? तो बस वही दिक्कत चली जाती है कि ये लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ओके अब मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए हैं। आई एक्सपेक्ट आप अपना आंसर राइटिंग खुद से करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, सेम स्टफ विच इज रिटन हियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है व्हाट मेजर्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। ये आप बोल रहे हैं कि भैया हमने जान लिया कि स्मॉल स्केल सेक्टर का रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में, रूरल में जान लिया, इंडिया में भी जान लिया, उसके बाद हमने उनके प्रॉब्लम्स भी समझ लिए कि उनको इन प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। नाउ हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसमें, मतलब गवर्नमेंट क्या भूमि रह रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो अपनी तरफ से किस तरह से असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। So answer will be this. In India, the small scale sector has played a significant role in the job creation, regional development. पहले ये थोड़ा सा लिखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में कि किस तरह से वो इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। देखिए गवर्नमेंट सरकार सिर्फ उसी की मदद करता है जो इस देश के लिए कुछ कर रहा हो। तो हमारा पहले फर्ज बनता है कि हम इस नेचर के क्वेश्चन में फर्ज क्या बनता है, मतलब अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हम पहले ऐसे नेचर के क्वेश्चन में पहले लिखें कि स्मॉल स्केल सेक्टर किस तरह से हमारी मदद कर रहा है इंडिया की, तभी तो हम आगे लिखेंगे गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इसलिए असिस्टेंस दे रहा है। तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भैया जॉब क्रिएशन में मदद कर रहा है, रीजनल डेवलपमेंट कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट मूविंग द टू की हर्डल्स प्रिवेंटिंग द कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआईज, insufficient money and ineffective market penetration can achieve a lot more. The government has formed the following agencies. अब गवर्नमेंट बता रहा है वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो उन्होंने बनाई हैं स्पेशली फॉर द असिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर्स। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नबार्ड, ये एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। नबार्ड वाज फाउंडेड इन द ईयर 1982 विद द प्राइमरी गोल of encouraging rural development and coordinating activities in this area. नबार्ड एग्जिस्टेंस में आया था 1982 में, इनका मेन गोल था रूरल डेवलपमेंट कराने का और वो सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। This organization is the apex banking body that oversees the operation of rural and ग्रामीण banks. ये एक एपेक्स बॉडी है, बैंकिंग बॉडी। एपेक्स बैंकिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, जैसे नॉर्मल बैंक्स होते हैं और एक आरबीआई होता है, तो आरबीआई एपेक्स बॉडी कहलाया जाता है, नॉर्मल बैंक्स नॉर्मल चलते हैं। जैसे नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं और एक होता है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बोला जाता है। तो मतलब एक ऐसा जो एक लेवल अप हो, जो ओवरसी करता हो नीचे वाले के फंक्शंस। तो नबार्ड बेसिकली एक एपेक्स बैंकिंग बॉडी है। ये ग्रामीण बैंक्स जो भी लोकल मतलब रूरल एरियाज के बैंक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखता है, वो इसी के अंडर काम करते हैं, काइंड ऑफ उनके ऑपरेशंस को देखता भी रहता है। नबार्ड्स मेजर गोल इज टू प्रोवाइड लो कॉस्ट इजी टू एक्सेस फाइनेंस टू स्मॉल कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। मेनली इनका काम क्या है कि भैया ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंडिंग देने का काम करता है, फाइनेंस पहुंचाने का काम करता है। सो बेसिकली नबार्ड कब आया था, 1982 में आया था। ये किस मोटिव से आया था कि बाकी ग्रामीण जितने भी बैंक्स हैं उनको ऊपर से देखेगा, उनके ऑपरेशंस को ओवरसी करेगा। एंड एट द सेम टाइम ये सारे लोग ऐसे लोग जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा इजी एक्सेस पे, मतलब आराम से। यूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा तामझाम रहेगा, उन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं, इजी टर्म्स पे फाइनेंस देने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द वन सच एजेंसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है। और अगेन गवर्नमेंट ने क्यों बनाई है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि स्मॉल स्केल सेक्टर कितनी मदद कर सकता है इंडिया को डेवलप कराने में। चलिए फिर है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू गिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर सेवरल इनिशिएटिव्स। It primarily serves the credit and financing needs of, okay, again ये भी
पैसों के लिए बना था, ठीक है। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चली हैं जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर को फंड करने के लिए या उसकी असिस्टेंस के लिए एग्जिस्टेंस में आई थी। तो वो सारी जो भी उनकी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसमें पैसे देने की बात होती है, वो सारा का सारा सिडबी के थ्रू होता है। तो गवर्नमेंट को किसी भी इनिशिएटिव के चलते हुए, किसी भी स्कीम के चलते हुए अगर एसएसआईज को, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ भी मदद पहुंचानी होती है तो वो सिडबी के थ्रू होती है। अगेन ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर है हमारा WASME, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इट्स एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस सॉल्व challenges. It has established an international committee for rural industrialization with the goal of developing model this. The National Commission for Enterprises in Unorganized Sector, NCEUS, established in September. This works for the goal of enhancing the efficiency of worldwide competitiveness of small scale industries. It focuses on the issue of this and that. फिर है job creation programs. Okay. सी अगेन ये सारे की सारी चीज़ें ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस सारा का अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब कोई भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा, सबका मेन गोल यही है कि भैया स्मॉल स्केल सेक्टर्स को किस तरह से हम असिस्टेंस प्रोवाइड करें, या तो फंडिंग करके या इजी एक्सेस उसमें उनके काम निपटा के, इनिशिएटिव्स के पैसे उन तक पहुंचा के। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसका ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए। And this is last Prime Minister Rozgar Yojana, the integrated rural development program, training of rural youth for self employment. ये सारे की सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुई थी ताकि हम स्मॉल स्केल सेक्टर को और बढ़ावा दे सके, कि वो और एक मतलब उसको एक पुश मिले, उनको प्रमोट करने के लिए इकोनॉमी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये बोलता है इनोवेशन इज इंटीग्रल टू MSME। इनोवेशन, यूनिकनेस, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है MSME का। डिस्कस गिविंग रीजंस टू योर आंसर्स, आपको अपने आंसर के रीजंस भी देने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। See, it's written the economy is propelled forward by innovation. किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए कुछ न्यूनेस की ज़रूरत होती है। देखिए अगर इकोनॉमी में या किसी भी चीज़ में अगर पुरानी चीज़ें ही चलती रहे, एक तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, दूसरा उसमें ग्रोथ ही नहीं होती। सो अगर ग्रोथ करवानी है, कुछ बड़ा करवाना है, एक्सपैंड करवाना है, तो आपको कुछ नया तो लाना ही पड़ेगा। सो इनोवेशन मेन है किसी भी इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। Technology has become a critical component that influences practically all sectors, including agriculture, manufacturing and services. ये बोलते हैं हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का काम आता है। टेक्नोलॉजी किससे इन्फ्लुएंस है? इनोवेशन से इन्फ्लुएंस है। तो आए दिन हम देखते हैं, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर में हर एक चीज़ हाथ से करनी पड़ती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर आया, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया, और आज तो मतलब आज की डेट में अगर देखें ना, इंडिया की बात नहीं भी करो तो फॉरेन नेशंस में एग्रीकल्चर पूरा का पूरा मशीनरी से होता है। इवन जो वो डेयरी फार्मिंग करते हैं ना जो लोग, की मतलब हाँ अपने यहाँ पे उन्होंने गाय भैंस रख ली है, उन लोगों का दूध निकालना वगैरह वो भी सारा का सारा मशीनों के थ्रू होता है। इतनी टेक्नोलॉजी ने वो कर ली है। हाँ इंडिया में अभी ये सारे सिस्टम आने बाकी हैं, अभी भी इंडिया में हाथ से ही काम होता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे भी आई हैव सीन जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं ना, मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है फार्मर का मतलब हमेशा गरीब लोग ही होंगे, फार्मर्स बहुत रिच भी होते हैं। तो जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिच लोग हैं ना, वो अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मतलब बड़ी बड़ी अभी दिस मशीनरी रखते हैं। लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, और सब मतलब सिख उससे हैं और वो फार्मिंग में ही हैं। उनके यहाँ पे क्या तो भी कारोबार है, क्या मशीनरी है, क्या वो है, वहाँ पे समझ में आता है एक्चुअली। मतलब अगर इंडिया में एग्रीकल्चर कहीं पे थोड़ा सा प्रॉस्परस बना रहा है ना, तो वो एरिया है स्पेसिफिकली। तो बेसिकली दे से कि हर एक यूनिट में, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, हर जगह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का काम आ ही रहा है। ड्यू टू इट्स रैपिड एक्सपेंशन एडॉप्शन, इनोवेशंस एंड टेक्निकल ब्रेक थ्रूज हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ एंटरप्राइजेस एंड इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज देयर ग्लोबल एक्सपेंशन। अब यहाँ से ना एक पॉइंट मुझे लिंक किया। अब आप सोचो, मैं प्रिमिटिव टूल्स इस्तेमाल कर रही हूँ, हर एक चीज़ हाथ से बना रही हूँ, ठीक है।
ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन क्या होगा कंपनी का, बहुत कम होगा, क्योंकि हाथ से बनाने में, प्रिमिटिव टूल से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर यही सारी चीज़ें मैं मशीनरी पे करूँ, तो आपने देखा जैसे कौन सा गुरुद्वारा है अभी, दिल्ली का गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां पे रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है। अमृतसर वाले गुरुद्वारा में भी रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है, वो एक एक मिनट में 100 रोटियां बना देती है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली 100 बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने सुना था कहीं पे कि बहुत सारी रोटी एक साथ बना देते हैं। वही अगर कोई हाथ पे रोटी बना रहा हो उसको कितना टाइम लगे, तो समझ रहे हो मशीन कितना एफिशिएंटली वर्क करती है और कम ड्यूरेशन में ज्यादा प्रोडक्शन देती है। तो जो चीज कम प्रोडक्शन देगी वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेगी, ऑन द अदर साइड जो चीज ज्यादा प्रोडक्शन देगी वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेगी। कंपेयर बोथ द थिंग्स, कौन से वाला ज्यादा लगता है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने वाला, ये वाला ना जो ज्यादा प्रोडक्शन में वो कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। The world is changing rapidly at the moment and firms' competitiveness must be maintained by continual innovation, including the introduction of new technologies to improve quality standards. ये बोलते हैं अगर MSME को एक नए लेवल पे लेके जाना है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है एमएसएमई बोले तो मतलब वही घिसी पिटी इंडस्ट्रीज जो वही घिसा पिटा काम कर रही है। अगर उनको एक नए लेवल पे आपको लेके जाना है, देखिए मेन इंटेंशन हमारी क्या है, एमएसएमई मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, बट टिपिकली उसे कनेक्ट करना ऐसी ही चीजों से जो बिल्कुल मतलब आज की डेट में डिमांड भी नहीं होती उन चीजों की, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप नई फैशनेबल चीजें, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड चीजें भी तो एमएसएमई में ब्रिंग कर सकते हैं ना। हाँ, उसके लिए बस आपको टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, या फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी आप थोड़ी सी सस्ते दाम पे करा पाए, तो एक अलग ही इंडिया हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। इमेजिन करो आपको टेक्नोलॉजी सस्ते दाम पे मिल रही है, आप एमएसएमई खोल के बैठे हो, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो और वर्ल्ड क्लास चीजें बना पा रहे हो। इमेजिन करो तो कितना कुछ हो सकता है। एंड कोशिश चल भी रही है, बहुत सारे लोग आज की डेट में एमएसएमई खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। Next, they say to modernize technology, we need infrastructure support to allow businesses to generate novel concepts that are beneficial not just MSME but the entire industrial system. Business incubators are also required to assist entrepreneurs with commercialization in order to accelerate the transformation. The ministry of this initiative are designed to encourage and support individuals' latent creativity as well as okay. सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोल दी। इन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ रही है जिसमें वो कोशिश कर रही है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल बने, ताकि वो कुछ एक अलग ही एस्पेक्ट ब्रिंग करे, एग्जिस्टेंस में लाए इंडिया के लिए। देन दे से the Ministry of MSME has established this technology centers across the country. These are known as toll rooms and technology development centers earlier. अच्छा, ये पॉइंट नोट कर लेना आप कहीं पे कि ये बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए हैं, TCS बोलते हैं उनको, अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के लिए। These were known as tool rooms, टूल रूम बोला जाता था इन्हें, एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स अर्लियर। पहले इनको टूल रूम्स और टेक्नोलॉजी सेंटर्स, डेवलपमेंट सेंटर्स बोला जाता था। आज की डेट में इनको टेक्नोलॉजी सेंटर बोलते हैं सिर्फ, और ये 18 है, और ये कहीं ना कहीं असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही एग्जिस्टेंस में लाए गए हैं। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। Technology play a critical role in assisting. Okay, again everything is that only. सिंपल सा लॉजिक है कि भैया देखो, अगर तुम्हें MSME का लेवल यहाँ से यहाँ लाना है तो तुम्हें टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, और विच शोज़ कि MSME और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। दोनों का स्तर तभी ऊंचा होगा जब दोनों आपस में मिल के काम करेंगे। इनोवेशन अपना अलग काम करते रहे, MSME अपना अलग काम करते रहे, तो ऐसे में एक दिन आएगा जब MSME विलुप्त हो जाएंगे, और थैंक्स टू किसका होगा? इनोवेशन नहीं लाया आपने, उसका होगा। चलिए
चलिए, यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, उसके साथ जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन की स्किल्स सिखाई हैं, प्लीज उन्हें इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा और डेली बेसिस पे क्वेश्चन लिख के देखो ताकि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो। लास्ट मिनट पे अगर तुम मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे कि मैम प्लीज बता दो, टिप्स बता दो, ये बता दो, वो कोई भी टिप्स कोई भी काम नहीं आएंगे जब तक तुमने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं की होगी। और जो लोग ज्यादा लेजी हैं मेरी तरह, वो ऑल्टरनेट डेज कर ले, लेकिन प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए हुए आप अच्छा क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हर जगह प्रेजेंट है। पहले आपको हम सिर्फ यूट्यूब पे दिखाई देते थे, लेकिन अब हम आपको गूगल पे भी दिखाई देते हैं ना। एट द सेम टाइम हम ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल हैं। तो ऐप स्टोर पे जाके आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है, आपको हमारी ऐप दिख जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा, वहां हमारे वीडियो देखिएगा। इसके अलावा आप गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप कीजिएगा, ये वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको क्लास 11th में जाना है। 11th में आपको मेरी फोटो लगी हुई दिखेगी, यहाँ पे आपको जाना है। सॉरी, मेरी ये वाली फोटो ही दिखी हुई है, ये अदिति मैडम है। अच्छा, ओके। सो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है अदिति मैम और मेरे फेस में। वो मेरे वीडियो के नीचे अदिति मैम के बारे में लिख के जा रहे हैं। भाई हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और ट्विंस भी नहीं है, बहुत अलग है। देख लो तुम शक्ल में भी, चश्मा लगा हुआ मुझे, उन्हें नहीं लगा हुआ। सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं। अभी रिसेंटली आई गॉट वन कॉमेंट फ्रॉम अ चाइल्ड हु वाज सेइंग थैंक यू मैम, आपने जो अकाउंट्स पढ़ा है ये वो, तो मैंने वो अदिति मैम को फॉरवर्ड कर दिया। बट दैट वाज वियर्ड, मतलब क्यों तुम ऐसे वो कर रहे हो? मजाक था या था, जो भी था, आई डोंट नो। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, ये मेरी फोटो है, मेरी शक्ल है, देख लो अच्छे से। यहाँ पे जाना है तुम्हें और इसके अंदर तुम्हें मेरे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी स्पेसिफिक लेक्चर को सिलेक्ट करके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इसी के साथ अब मैग्नेट ब्रेन्स पे हर एक चीज अवेलेबल है। सो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।